हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स का 2022 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप इसमें लास्ट तक जुड़े रहें और 2022 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आप इसमें पा सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले सेक्शन ए में फार्माकोलॉजी का देखेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है क्लासीफाई एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में 2019 में हमने पढ़ा हुआ है। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है फर्स्ट का बी, थेराप्यूटिक यूजेस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स, एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। हमें क्या बताना है, जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स है उसका यूज़ बताना है, मोड ऑफ एक्शन बताना है और एडवर्स इफेक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन यहाँ पे हमें बताना है। सबसे पहले हम थेराप्यूटिक यूजेस देख लेते हैं कि एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स का थेराप्यूटिक यूज़ क्या है। इसका क्या यूज़ है। फर्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव टीबी। अगर किसी को टीबी है तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग का हम यूज़ करते हैं। सेकेंड आ जाएगा लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि ये क्या करती है। दे kill the inhibit growth of mycobacterium tuberculosis by inhibiting cell wall synthesis, protein synthesis और RNA synthesis rifampicin। तो जो एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स है वो क्या करती है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो टीबी को कॉज करता है, उसकी ग्रोथ को ये क्या कर देती है, एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। और कहाँ इफेक्ट करती है, सेल वॉल पर। जो सेल होती है उसके वॉल को उसकी सिंथेसिस नहीं होने देती है, प्रोटीन सिंथेसिस रोक देती है और आरएनए सिंथेसिस को रोक देती है। मेन ड्रग इसमें काम करती है कौन सी, रिफाम्पिसिन। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स। सबसे फर्स्ट लाइन में फर्स्ट ड्रग आ जाएगी आइसोनियाजाइड, INH इसको बोलते हैं। मोड ऑफ एक्शन आ जाएगा इसका इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस एंड की कंपोनेंट्स ऑफ माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल। ये माइकोलिक एसिड को क्या करती है, सिंथेसिस होने से इनहिबिट कर देती है, रोक देती है। नेक्स्ट आ जाएगी रिफाम्पिसिन, RIF इसको बोलते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिट बैक्टीरियल RNA सिंथेसिस बाय बाइंडिंग द RNA पॉलीमरेज। ये क्या किसको इनहिबिट कर देती है, RNA के सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देती है और RNA पॉलीमरेज से बाइंडिंग हो जाती है। थर्ड क्या है, पायरेजिनामाइड होती है, PZA इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका मोड ऑफ एक्शन आ जाएगा डिसरप्ट मेम्ब्रेन फंक्शन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। जो पायरेजिनामाइड है वो क्या करती है, मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती है और एनर्जी प्रोडक्शन करती है। फोर्थ आ जाएगी इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल को EMB, इसका मोड ऑफ एक्शन आ जाएगा इनहिबिट एरेबिनोसिल ट्रांसफरेज ब्लॉकिंग सेल वॉल सिंथेसिस। फिर नेक्स्ट आ जाएगी स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या है, SM के नाम से इसको जानते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। फिर लेस कॉमनली यूज, मतलब ज़्यादा यूज हम इसको नहीं करते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन आ जाएगा इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है बाय बाइंडिंग टू द 30S राइबोसोमल सब यूनिट। अब हम सेकेंड लाइन ड्रग्स देख लेते हैं फॉर ड्रग असिस्टेंट टीबी। जो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी होती है उसमें सेकेंड लाइन ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाती है फ्लूरोक्यूनोलॉन्स। एग्जाम्पल में लिवोफ्लॉक्सासिन, मैक्सीफ्लेक्सासिन इनहिबिट DNA गायरेज प्रिवेंटिंग बैक्टीरियल DNA रेप्लिकेशन। फिर नेक्स्ट आ जाएगी सेकेंड लाइन में एमिनोग्लाइकोसाइड्स। इसमें क्या कौन कौन सी आती है, एमिकोग्लाइकोसाइड्स में एमिकासिन, कैनामाइसिन इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस 30S राइबोसोम। क्या करती है ये ड्रग क्या करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। नेक्स्ट हमारा आ जाती है लिनेजोलिड। इसमें आ जाती है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। नेक्स्ट आ जाती है बेटा क्यूलिन। ये क्या करती है, इनहिबिट माइकोबैक्टीरियल ATP सिंथेसिस। हम इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा नोजिया वॉमिटिंग। फिर है नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाती है, न्यूराइटिस बाय इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल न्यूराइटिस कराती है। डायरिया होता है, हेडेक होता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है, हेपेटाइटिस करवाती है। फिर है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एब्डोमिनल क्रैम्प्स करवाती है, एटेक्सिया करवाती है, हाइपर यूरेसीमिया, ओटोटॉक्सिसिटी कैनामाइसिन करवाती है। ये सारी ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट है। अब हम ड्रग इंट्रैक्शन देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा साइमल्टेनियसली यूज विथ एल्कोहल इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी। अगर हम एल्कोहल भी ले रहे हैं ड्रग के साथ साथ में, जो डॉट्स थेरेपी होती है, अगर हम उसके साथ में एल्कोहल भी ले रहे हैं तो हेपेटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। फिर है आइसोनियाजाइड इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिटोइन।
फिर नेक्स्ट आ जाएगा यूज़ ऑफ एंटासिड विथ आइसोनियाजाइड में ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑफ आइसोनियाजाइड। फिर हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आ जाएगा हाइपरटेंशन, पेशेंट को ये नहीं देना है ये ड्रग। और फिर सीवियर लंग डिसीज़, अगर किसी को लंग डिसीज़ है तो उस टाइम में भी हमें ये ड्रग्स यूज़ नहीं करना है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का सी, जिसमें है एक्सप्लेन नर्सेस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलेन ड्रग। मतलब जो एंटी ट्यूबरकुलेन ड्रग है उसको हमें एडमिनिस्टर करते टाइम हमें क्या मैनेजमेंट हमें ध्यान में रखना है, कैसे हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना है, क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, वो यहाँ पे पूछा गया है। पहले हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स में टीबी का ट्रीटमेंट यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है और एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। जो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है 0 से 6 मंथ का होता है, और जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है वो 18 to 24 मंथ्स के लिए लंबे टाइम तक चलता है। फिर जो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है उसमें क्या जाएगा, फर्स्ट 2 मंथ में हमें कौन कौन सी ड्रग्स देनी होती है, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायरेजिनामाइड और आइसोनियाजाइड। ये ड्रग्स हम 0 to 2 मंथ मतलब 2 महीने तक हमें ये देना है फर्स्ट डे से। फिर नेक्स्ट 4 मंथ में हमें रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड देना है। फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में किया जाता है 18 to 24 मंथ, जिसमें हमें 18 to 24 मंथ हमें कौन सी ड्रग्स देनी है, आइसोनियाजाइड देनी है, उसके साथ में पायरेजिनामाइड देनी है, या फिर पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड के और क्या देनी है, थाम्ब्यूटल देनी है। फिर हम नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। असेस द पेशेंट ब्रीथ साउंड एंड इवोल्यूट स्पूटम फॉर कल्चर। हमें पेशेंट के ब्रीथ साउंड को असेस करना है कि स्पूटम के एक्यूमुलेशन होने से ब्रीथ साउंड तो वहाँ पे चेंज नहीं हुआ, ये हमें असेस करना है। और जो स्पूटम पेशेंट को बन रहा है उसको हमें कलेक्ट करने के लिए बोलना है, और कल्चर के लिए अर्ली मॉर्निंग के जो स्पूटम है उसको हमें कल्चर के लिए भेजना है। फिर है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड एल्कोहल ड्यूरिंग द एंटी ट्यूबरकुलेन थेरेपी टू प्रिवेंट द हिपेटोटॉक्सिसिटी। हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि वह टीबी के ट्रीटमेंट लेते तक 6 मंथ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलते तक जो एल्कोहल है उसको क्या करना है, स्टॉप करना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर वो एल्कोहल लेता है तो उसको हेपेटोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। अब है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट। इस टाइम में हमें क्या क्या पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, इसमें आ जाएगा टू टेक द ड्रग रेगुलरली एट प्रिस्क्राइब टाइम एंड नॉट टू मिस इवन अ सिंगल डोज। हमें पेशेंट को एडवाइस करनी है कि वह रेगुलर जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका डॉट्स थेरेपी जो चल रही है उसको हमें रेगुलर मेडिसिन लेनी है, एट अ टाइम पे लेनी है। जब उसका टाइम है उसी टाइम में हमें एक्यूरेट टाइम पे मेडिसिन लेनी है। हमें एक भी डोज उसका मिस नहीं करना है। अगर हम मिस करते हैं तो उसमें 2 मंथ या 4 मंथ और उसका लॉन्ग ट्रीटमेंट इसका हो सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा पुअर कॉम्प्लियंस इज़ द मेन कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। फिर नेक्स्ट आ जाएगा रिगार्डिंग न्यूट्रिशनल साइड इफेक्ट एंड एनकरेज फूड रिच इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन्स। फिर नेक्स्ट आ जाएगा रिफाम्पिसिन कलर्स बॉडी फ्लूइड एंड सिक्रेशन लाइक सलाइवा, यूरिन एंड ऑरेंज रेड। अगर हम रिफाम्पिसिन पेशेंट को वहाँ पे देते हैं तो उस टाइम में यूरिन का कलर और जो बॉडी फ्लूइड का कलर रहेगा वो कैसा रहेगा, ऑरेंज कलर का रहने वाला है। तो हमें पेशेंट को ये भी पहले से इंस्ट्रक्शन देना है। फिर आ जाएगा इंस्ट्रक्ट वुमेन टेकिंग रिफाम्पिसिन टू यूज़ एन इफेक्टिव बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर वुमेन्स रिफाम्पिसिन का यूज़ कर रही है तो हमें उस टाइम में बोलना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव की मेथड बैरियर मेथड को हमें यूज़ करना है, लाइक कॉन्डम्स वगैरह। फिर यहाँ पे आ जाता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलेन ड्रग्स। फर्स्ट हम देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ एंटी ट्यूबरकुलेन ड्रग्स। मैनेजमेंट देख लेते हैं, जिसमें आ जाएगा गवर्नमेंट एंड हेल्थ अथॉरिटीज़ WHO CDC नेशनल टीबी प्रोग्राम्स चलाती हैं। फिर है फार्माक्यूटिकल कंपनीज एंड सप्लाई चेन मैनेजर। फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटल्स मैनेज करते हैं। फिर आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलेन ड्रग्स। कौन कौन एडमिनिस्टर करते हैं, डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फार्मासिस्ट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट डॉट्स प्रोवाइडर्स और पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, ये सब एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट नोट्स एंड लिस्ट द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी के पहले हमें क्या नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना चाहिए, यहाँ पे ये पूछा गया है। फर्स्ट हमारा आता है पेशेंट असेसमेंट। अगर हम किसी भी प्रकार की कोई भी थेरेपी करें, प्रोसीजर करें, तो हमारा पहला पॉइंट्स होता है पेशेंट को असेस करना।
तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा पेशेंट असेसमेंट। सेकंड आ जाएगी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट असेस कर लिए उसके बाद में हमें लेबोरेटरी की इन्वेस्टिगेशन करना है। अगर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो हमें उसकी जो लैब रिपोर्ट्स है, हमें सारी लैब रिपोर्ट्स को चेक करना है कि क्या क्या उसमें वैल्यूज़ में वेरिएशंस है, वो हमें देखना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आइडेंटिफाई पेशेंट नीड्स, हमें पेशेंट की नीड को ध्यान में रखते हुए उसको फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी प्रोवाइड करनी है। फिर है प्रिपेयरिंग द फ्लूइड थेरेपी प्लान, हमें फ्लूइड थेरेपी प्लान को यहाँ पर प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आ जाएगा पेशेंट एजुकेशन एंड कंसर्न, पेशेंट को हमें एजुकेशन देना है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी के ऊपर और कंसर्न फॉर्म में साइन ले लेना है उसको समझा के। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इन्फेक्शन कंट्रोल एंड आईवी लाइन प्रिपरेशन, फिर हमें क्या करना है, एसेप्टिक तरीके से हमें कैथेटर लगाना है और आईवी लाइन की हमें प्रिपरेशन करना है। बिल्कुल एसेप्टिक तरीके से होना चाहिए ये काम, क्योंकि हमें पेशेंट को इन्फेक्शन हमें गिफ्ट में नहीं देना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी देते टाइम हमें पेशेंट को इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस भी करके रखना है और हमारे सारे इक्विपमेंट आर्टिकल हमें जो भी लगते हैं इमरजेंसी के टाइम में वो सब हमें प्रिपेयर करके रखना है अगर कोई इमरजेंसी वहाँ पे आती है तो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी, विच ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के लिए हम कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं यहाँ पे पूछा गया है। तो मैनी ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, दीज ड्रग्स आर, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स है जो नर्वस सिस्टम के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें फर्स्ट आ जाएगी NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है। सेकेंड आ जाएगी ओपियोइड नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स। थर्ड रहेगी सेडेटिव हिप्नोटिक्स। फिर है बेंजोडाइजापाइंस, बार्बिचुरेट्स, हिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन, CNS स्टिमुलेटर्स, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी मैनिक लिथियम। फिर है एंटी साइकोटिक, एंटी कन्वल्सन, एंटी एंजाइटी ड्रग्स एंड एनेस्थेटिक्स। जितनी भी ड्रग्स हम मेंटल हेल्थ के लिए यूज़ करते हैं वो सारी ड्रग्स नर्वस सिस्टम में यहाँ पे आ जाती हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं NSAID। एनाल्जेसिक इज द एजेंट विच रिलीव द पेन, एंटीपायरेटिक्स विच रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर एंड एंटी इन्फ्लामेटरी विच रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं उसके 3 एक्शंस होते हैं, जिसमें क्या करती है, एंटीपायरेटिक होती है, एनाल्जेसिक होती है और एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। एनाल्जेसिक में क्या करती है वो, एनाल्जेसिक में हम पेन रिलीव करवाते हैं। फिर एंटीपायरेटिक है तो वो बॉडी टेम्परेचर को भी रिड्यूस करती है और एंटी इन्फ्लामेटरी में पेशेंट की जो वो इन्फ्लामेशन है उसको भी क्या करती है, रिड्यूस करती है। हम इसके यूजेस देख लेते हैं। आ जाएगा पेन, arthritis and osteoarthritis, pyrexia to treat the inflammatory condition, dysmenorrhea, इस सब टाइम में ये NSAID ड्रग्स यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आ जाती है ओपियोइड्स नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज इन द ओल्ड टर्म फॉर्म opioid analgesic. They are pharmacologically similar to the morphines which is obtained from the opi plants and they act on opioid receptor. तो जो नार्कोटिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेडेटिव होती हैं। वो जो ओपियम होता है, ओपियम वो ओपी प्लांट से हमें यहाँ पे ओपियम बनाते हैं, फिर वो ओपियोइड ड्रग नार्कोटिक होती हैं। जैसे इसमें एक आ जाती है हमारी मॉर्फिन ड्रग्स भी आती है ओपियोइड्स में, नार्कोटिक में हमारी ये सेडेटिव रहती है मतलब। फिर हम इसका इंडिकेशन या यूजेस देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा टू ट्रीट पेन दैट इज़ द अनरिस्पॉन्सिव टू नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक। जो नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होती हैं, अगर पेन उसमें ठीक नहीं होता है और अनरिस्पॉन्सिव, बहुत सीवियरिटी ऑफ पेन अधिक होती है, तो उस टाइम में हम सेडेटिव का भी यहाँ पे यूज़ करते हैं जो ओपियोइड्स होती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है एडजंक्ट टू एनेस्थीसिया। फिर है यूज टू रिलीव कफ, ड्राई कफ, MI के पेन में। फिर इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। फिर आ जाएगी सेडेटिव हिप्नोटिक्स। इसमें आ जाएगी ये ड्रग दैट रिड्यूस द एक्साइटमेंट एंड काम द ऑब्जेक्ट विदाउट इंक्लूडिंग स्लिप, इट में कॉज द ड्राउजीनेस। सेडेटिव हिप्नोटिक्स होती हैं वो क्या करती हैं, ड्राउजीनेस कॉज करती हैं। फिर आ जाएगी बेंजोडाइजापाइंस।
फिर दे आर आल्सो यूज एज द एंटी एंजाइटी ड्रग्स। जो बेंजोडाइजापाइन है वो एंटी एंजाइटी ड्रग्स के रूप में यूज़ की जाती है, जिसमें आता है दे आर आल्सो यूज द सेडेटिव, दे आर आल्सो यूज द एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन एंड दे हैव मसल्स रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज एज वेल। इसमें मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज भी होती है। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? एज अ सेडेटिव यूज़ भी करते हैं। इन ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्सी में भी यूज़ करते हैं। इंसोम्निया में यूज़ की जाती है। मसल रिलैक्सेंट के लिए यूज़ करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया के रूप में यूज़ करते हैं और एज हिप्नोटिक्स के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाती है बारबिचुरेट्स। इसमें आ जाएगी दीज ड्रग्स आर डेराइवेटिव्स ऑफ बारबिटूरिक एसिड। दे आर जनरल डिप्रेसेंट बट नाउ-अ-डेज दे आर नॉट प्रेफर्ड एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। इसके हम यूजेस देख लेते हैं। एज अ सेडेटिव यूज़ करी जाती है, एनेस्थीसिया, फिर एंटी कन्वल्सेंट और फिर कर्निकट्रस में यूज़ कर जाती है इंक्रीज कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन के कॉन्जुगेशन को बढ़ाने के लिए। फिर है इंक्रीज क्लियरेंस ऑफ बिलिरुबिन। फिर नेक्स्ट आ जाती है हिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन। हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो जो हिस्टामिन होती है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एलर्जी के लिए यूज़ करते हैं और एनाफाइलेक्टिक शॉक के टाइम में। इन सम फॉलोइंग कंडीशन हिस्टामिन है रिलीज। इसमें जाएगा टिश्यू इंजरी में, कोल्ड एंड केमिकल इंजरी में, फिर आ जाएगी एलर्जिक कंडीशन में, जैसे एलर्जन एंटीबॉडी रिएक्शन में, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के टाइम में। फिर नेक्स्ट आ जाएगी एंटीहिस्टामिन्स। इसमें एंटीहिस्टामिन्स आर द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर। एलर्जिक डिसऑर्डर में एंटी एलर्जिक ड्रग्स यूज़ की जाती हैं एंड सम अदर्स कंडीशन में भी दीज ड्रग्स ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन एंड इट्स रिसेप्टर। यहाँ पे हिस्टामिन और उसके रिसेप्टर को एंटी हिस्टामिन ड्रग्स क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। इसका यूजेस हम देख लेते हैं पार्किंसोनिज्म में, इंसेक्ट बाइट में और स्टिंग्स में। फिर आ जाएगा इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एनी फाइलेक्सिस में इसका यूज़ किया जाता है। जो हिस्टामिन ड्रग्स होती हैं वो हिस्टामिन को रिलीज़ करवाती हैं और जो एंटी हिस्टामिन ड्रग होती हैं वो हिस्टामिन को रिलीज़ होने से रोकती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये क्वेश्चन हमने 2018 में पढ़ लिया है। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डी वैक्सीन्स एंड सीरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं, फिर हम सीरा के बारे में देखते हैं। वैक्सीन, ए वैक्सीन इज द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन विच प्रोवाइड द एक्टिव acquired immunity to a particular disease. Vaccines contain the antigen that stimulate the immune mechanism of the body and produce antibody against some specific disease and infections. जो वैक्सीन्स होती हैं वो क्या होती हैं? बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती हैं और इससे हमारी क्या रहती है? हम इसमें एंटीजन देते हैं और इससे हमारी एंटीबॉडी बनती है। मतलब जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन कैसे होती है? हम किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, इनसे क्या बनाते हैं? इनके किल करके इनका कुछ अमाउंट हम लेते हैं, जिससे हम ये वैक्सीन्स को तैयार करते हैं। फिर इनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और फिर हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार कर लेती है। इस प्रकार से जो वैक्सीन्स होती है वो हमें बचाती है। फिर हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। दीज आर द सेवरल टाइप्स ऑफ वैक्सीन, जिसमें आ जाएगा इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन में आ जाती है। वैक्सीन्स कंटेन इनएक्टिवेटेड बट प्रीवियसली वायरुलेंट। एग्जाम्पल कॉलेरा, जो इनएक्टिवेटेड किल्ड होती है, मतलब इसमें जो बैक्टीरिया होता है वह किल्ड होता है पर इसकी वायरुलेंसी इसमें होती है। एग्जाम्पल में आ जाएगा कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, प्लेग, पोलियो, हेपेटाइटिस ए। अब हम देखते हैं एटीन्यूटेड वैक्सीन। इसमें क्या होती है? वैक्सीन्स कंटेन द लाइव, मतलब जो एटीन्यूटेड होती है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होती है वो क्या होती है? उसमें बैक्टीरिया हमारा लाइव होता है। एटीन्यूटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम आर एक्टिव वायरसेस दैट हैव बीन कल्टिवेटेड अंडर कंडीशन that level their virulency nature and other use of closely related but less dangerous organism to produce the broad immune response. Example yellow fever, measles, mumps और टाइफॉइड। तो जो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होती है उसमें क्या रहती है? जो बैक्टीरिया, वायरस हमारे इसमें क्या रहते हैं? लाइव रहते हैं, पर उनकी जो वायरुलेंसी होती है, जो हार्मफुल नेचर होता है, उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद में इसमें ये बॉडी में हमारी इंजेक्ट किया जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन्स होती हैं? येलो फीवर के लिए होती है, मीजल्स, मम्स होती है और टाइफाइड होती है। फिर हम टॉक्सोइड देख लेते हैं। टॉक्सोइड क्या होती है? टॉक्सोइड में आ जाएगी दीज आर मेड फ्रॉम इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स कंपोनेंट दैट कॉज। जो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं उससे ये टॉक्सोइड बनाई जाती है।
इलनेस रेदर देन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल टिटनस टॉक्साइड होती है और डिप्थीरिया, ये दोनों टॉक्सोइड में आती है। फिर एडवर्स इफेक्ट हम देख लेते हैं वैक्सीन के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं। इसमें आ जाएगा वैक्सीनेशन गिवन ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड जनरली सेफ एंड सम पोटेंशियल साइड इफेक्ट। जो वैक्सीनेशन चाइल्डहुड में दी जाती है वो सेफ होती है, पर उसके सम साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे फीवर होता है, पेन अराउंड इंजेक्टेड साइड, जहाँ पे वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है वहाँ पे पेन होता है, मसल एक्ने होता है। फिर हम नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं, इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नर्सेस को रखना चाहिए। वैक्सीन शुड बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर एट 2 to 8 डिग्री, अदरवाइज दे में बिकम इनएक्टिव। तो जो वैक्सीन है उसको हमें रेफ्रिजरेटर में कोल्ड इन्वायरमेंट में रखना है, और उसका टेम्परेचर कितना रखना है, हमें 2 to 8 डिग्री सेल्सियस रखना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो वैक्सीन है वो ख़राब हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इम्यूनाइजेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एक्यूट इलनेस। अगर किसी प्रकार की एक्यूट इलनेस है पेशेंट को तो हमें वहाँ पे वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन वहाँ पे नहीं करना है। अगर पेशेंट को फीवर भी है तो उस टाइम में हमें वैक्सीनेशन नहीं देकर लगाना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी given to those have reduced immunity due to the prolonged urge of corticosteroids and cytotoxic drugs। तो जो लाइव वैक्सीन होती हैं अगर जिसकी इम्यूनिटी कम है तो उस टाइम में हमें लाइव वैक्सीन वहाँ पे बच्चों को हमें नहीं देनी है। फिर नेक्स्ट आ जाएगी इम्यूनाइजेशन आल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी इम्यूनाइजेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, बस एक ही वैक्सीन वहाँ पे दिया जाता है, वो होता है टिटनस। फिर आ जाएगा अनलेस द स्टिल इट इज़ द वेरी नेसेसरी। टिटनस भी कब दिया जाता है, जब भी प्रेगनेंसी हमें पता चलती है उस टाइम में फर्स्ट टिटनस दिया जाता है। फिर सेकंड टिटनस दिया जाता है कब, उसके 4 वीक के बाद में, मतलब 1 मंथ के बाद में सेकंड टिटनस का वैक्सीन वहाँ पे लगाया जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार का कोई वैक्सीन नहीं दिया जाता है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं सीरा। सीरा क्या होता है, सीरा कंटेन द इम्यूनोग्लोबुलिन। जो सीरा होता है वो रेडीमेड एंटीबॉडी होती है, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन से ये बना होता है, एंटीबॉडीज होती हैं अगेंस्ट सम पर्टिकुलर इन्फेक्शन एंड डिसीज। दे आर यूज टू प्रोड्यूस द पेसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट सम स्पेसिफिक डिसीज एंड इन्फेक्शन। बहुत सारे इन्फेक्शन और डिसीज ऐसी होती है जिसमें हमें सीरा देने की ज़रूरत पड़ती है। सीरा क्या है, हमारी बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडी होती है जो हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और ये पेसिव इम्यूनिटी कहलाती है। फिर हम इसके इंडिकेशन और यूजेस देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा एडीएस यूज द थेराप्यूटिकली इन क्लिनिकल डिप्थीरिया विदाउट वेटिंग फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल रिपोर्ट्स। फिर नेक्स्ट आ जाता है टिटनस एंटीटॉक्सिन्स यूज टू प्रोफाइलैक्सिस इन नॉन इम्यूनाइज्ड पर्सन रिसीव द कंटामिनेटेड वुंड हु आर हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग टिटनस। जिसको हाई रिस्क होता है टिटनस का डेवलप होने का, उस टाइम में इसको टिटनस एंटीटॉक्सिन्स दे दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ARS इज इंडिकेटेड आफ्टर द सस्पेक्टेड एक्सपोजर इन नॉन इम्यूनाइज्ड पर्सन। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हेपेटाइटिस बी इंडिकेटेड इन पर्सन्स एक्चुअली एक्सपोज टू HBsAg पॉजिटिव ब्लड एंड ब्लड कंटेन। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एंटी स्नेक वेनम इंडिकेट ट्रीटमेंट ऑफ स्नैक बाइट। मतलब स्नैक बाइट के लिए क्या यूज़ करते हैं, एंटी स्नैक वेनम यूज़ किया जाता है। फिर हम इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। इसमें आ जाती है एलर्जिक रिएक्शन और एनाफाइलैक्टिक शॉक। अब हम नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाती है नर्सेज शुड बी डन सेंसिटिव टेस्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन सीरम। अगर यहाँ पे नर्सेज सीरम एडमिनिस्टर कर रही है किसी भी पेशेंट को तो उस टाइम में हमें पहले सेंसिटिविटी टेस्ट कर लेना है, फिर उसके बाद ही एडमिनिस्ट्रेट करना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है एड्रेनलिन में भी इनफैक्ट सबक्यूटेनियस कॉन्करेंट टू रिड्यूस एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन को कम करने के लिए हमें जो एड्रेनलिन होती है उसको सबक्यूटेनियस इंजेक्ट करना चाहिए। फिर एंटीहिस्टामिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में ऑल्सो भी गिवन द प्रोफाइलैक्टिकली। फिर नेक्स्ट आ जाता है सीरा शुड बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर 2 to 8 डिग्री अदरवाइज दे में बिकम इनएक्टिव। तो जो सीरा होता है उसको भी हमें रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत होती है। उसको भी टेम्परेचर कितना रखना है, हमें 2 to 8 डिग्री सेल्सियस हमें इसका टेम्परेचर रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर्स, जिसमें हमें इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए जाएंगे हमें, जिसमें 2 मार्क्स के आंसर्स लिखने हैं। इसमें फर्स्ट आ जाएगा NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है, मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन। ये क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है, तो मैं आपको इसके लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टू ड्रग ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर। ये क्वेश्चन भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं इसमें आपको ड्रग्स के नाम बता देती हूँ और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप ब्रोंकोडाइलेटर के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें फर्स्ट ड्रग आती है साल्ब्यूटामोल होती है, फॉर्मोटेरॉल होती है, टर्ब्यूटालीन होती है और एल्ब्यूट्रॉल। ये इसकी ड्रग्स होती हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डी नंबर का, जिसमें नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी गई है वाइल गिविंग नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल गिविंग इंसुलिन इंजेक्शन। ये क्वेश्चन भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ी सी नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देती हूँ और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आप वहाँ से भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इसमें फर्स्ट रहेगा वेरीफाई द ऑर्डर। हमें ऑर्डर को वेरीफाई करना है कि कितने अमाउंट देने के लिए डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया गया है। दूसरा है पेशेंट असेसमेंट, हमें पेशेंट को असेस करना। फिर है प्रिपेयरिंग इंसुलिन, इंसुलिन को प्रिपेयर करना है। फिर आ जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन, इंसुलिन को एडमिनिस्टर करना है। फिर है मॉनिटरिंग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद में हमें पेशेंट की जो आरबीएस है उसको मॉनिटर करना है कि बहुत ज़्यादा इसकी आरबीएस कम तो नहीं हुई है। जैसे हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद में 15 मिनट्स के बाद में 30 मिनट्स के बाद में 1 आवर्स के बाद में ऐसे हमें मॉनिटर करते रहना है। फिर 6 आ जाएगा पेशेंट एजुकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। अगर यहाँ पे इंसुलिन कंटिन्यूअसली इन्फ्यूज़न में चल रही है तो हमें हर घंटे पेशेंट की आरबीएस चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर इन्फ्यूज़न नहीं चल रहा है इंसुलिन का तो हम हाफ एन आवर्स में, 1 आवर्स में, आधे आधे घंटे में हम ऐसा चेक कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अल्टरनेटिव सिस्टम मतलब इसमें आ जाएगा पेशेंट विच वन वाइडली यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज इज वेरी नेचुरल वे अदर देन द एलोपैथिक इज नोन एज द अल्टरनेटिव मेडिसिन ऑफ ट्रीटमेंट। जो एलोपैथिक होती है, जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम कौन सी मेडिसिन का सिस्टम यूज़ करते हैं वो यहाँ पे पूछा गया है। जिसमें है टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कौन कौन सी टाइप्स की हम अल्टरनेटिव मेडिसिन यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसमें आ जाएगा दे आर सम पैथीज ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन विच आर वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंक्लूड्स। फर्स्ट आ जाएगी आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक और एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंचर। यहाँ पे ये अल्टरनेटिव थेरेपी में यूज़ की जाती है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, योगा करवाया जाता है, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, नेचुरोपैथी यूज़ करते हैं, एक्यूपंचर करते हैं या फिर एक्यूप्रेशर। ये बहुत सारी ऐसी अल्टरनेटिव मेडिसिन का सिस्टम होता है जो हम एलोपैथिक के अलावा भी यूज़ करते हैं। हमारा सेक्शन ए फार्माकोलॉजी फिनिश हो गया है। अब हम सेक्शन बी पैथोलॉजी और जेनेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी। हमें पैथोलॉजी की इम्पोर्टेंस बतानी है कि हम उसकी स्टडी क्यों करते हैं। फर्स्ट आ जाएगी एक्यूरेट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस को एक्यूरेट बनाने के लिए हमें पैथोलॉजी की स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग डिसीज मैकेनिज्म। जो अगर हम पैथोलॉजी की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हमें पैथोजेनेसिस, हमें वहाँ पे डिसीज़ की पता चल जाएगी कि कैसे डिसीज़ वहाँ पे ग्रो कर रही है, तो हमें उसका पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, जिससे हम आसानी से उस डिसीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड आ जाएगा डेवलपमेंट ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे ही हम एक्यूरेट डिसीज़ को, डायग्नोसिस को वहाँ पे असेस करेंगे, वहाँ पे पहचानेंगे, डायग्नोसिस बना लेंगे एक्यूरेट, तो हमें उसका ट्रीटमेंट देने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। मतलब हम उस डिसीज़ के अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट प्लान हम कर सकते हैं। फिर है डिसीज़ प्रिवेंशन। अगर डिसीज़ हम पहचान पाएंगे तो उसका प्रिवेंशन भी हम पहले से अप्लाई करेंगे। अगर होने के चांसेस रहेंगे, रिस्क फैक्टर रहेंगे, तो उन सबको हम देखेंगे, मैनेज करेंगे और किस तरीके से हमें डिसीज़ को प्रिवेंट करना है वो सब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर आ जाएगी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, आ जाएगी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। फिर आ जाएगी एडवांसिंग मेडिकल नॉलेज। मेडिकल नॉलेज को इन्हेंस करने, एडवांसमेंट लाने के लिए भी पैथोलॉजी की स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का ए। फाइंड पेप्टिक अल्सर, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, पैथोलॉजिकल चेंजेस इन पेप्टिक अल्सर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने पूरा 2018 के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किया है, तो मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। हमारा फर्स्ट इसमें रहने वाला है इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। हमें इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के ऊपर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है, जिसमें हम सबसे पहले इन्फ्लामेशन का देखते हैं। इन्फ्लामेशन इज द रिस्पॉन्स ऑफ वेस्कुलराइज्ड लिविंग टिश्यू टू इंजरी। द इंजरी may be caused by physical force, chemical agent, microbes and
एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस स्टिमुलाई दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल स्टीविंग स्टेट ऑफ द बॉडी। तो जो इन्फ्लामेशन उसमें होता है, उसमें क्या होती है, जब बॉडी का कोई भी टिश्यू इंजर्ड होता है तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस होती है, और बहुत सारे हमें ऐसे साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, 4-5 साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसमें हम वहाँ पे इन्फ्लामेशन को असेस कर सकते हैं। माइक्रोबियल एजेंट, केमिकल एजेंट, फिजिकल फोर्सेस, ये सब उसके क्या होते हैं, कॉजेस होते हैं, इन सब के कारण ये कॉज होता है। फिर आ जाएगा देयर आर द 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन, दूसरा होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। अब हम देख लेते हैं साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। इसमें आ जाएगा कॉर्नेलियस Celsus in 1st century AD was the Roman physician who described the 4 cardinal sign of inflammation। जो कॉर्निलस सेल्सस था उसने 4 कार्डिनल साइन बताए इन्फ्लामेशन के, जिसमें फर्स्ट आता है रूबर मतलब रेडनेस, कैलर मतलब हीट, डॉलर मतलब पेन, और ट्यूमर मतलब स्वेलिंग। ये 4 मेन साइन होते हैं इन्फ्लामेशन के। फिफ्थ साइन एक और होता है जिसको यहाँ पे ऐड किया गया है, जिसमें लॉस ऑफ फंक्शन होता है। ये इसने किसने बताया था, रुडोल्फ बर्च्यू ने बताया था। रुडोल्फ बर्च्यू कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी एडेड द 5th साइन फंक्सियो लेसा लॉस ऑफ फंक्शन। जो रुडोल्फ बर्च्यू था उसने एक साइन एंड सिम्टम्स और यहाँ पे बताया गया है, इनको मॉडर्न पैथोलॉजी के फादर कहा जाता है। इनने क्या बताया, फंक्सियो लेजा, इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शन। मतलब जब भी इन्फ्लामेशन होगा तो यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा उस बॉडी पार्ट का। फिर हम देख लेते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन, ट्रिगर ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक्यूट इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करती हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिक या फिर माइक्रोबियल टॉक्सिन्स के कारण भी हो सकता है। सेकेंड आ जाएगा ट्रॉमा, फिर आ जाएगा फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स, फॉरेंसिक बॉडीज, इम्यून रिएक्शन एंड टिश्यू नेक्रोसिस। यहाँ पे ये ट्रिगर्स हो गए, कॉजेस हो गए, जिसके कारण एक्यूट इन्फ्लामेशन कॉज होता है। फिर इन्फ्लामेशन इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इंक्लूड्स, इसमें वेस्कुलर चेंजेस होते हैं और सेलुलर चेंजेस होते हैं इन्फ्लामेशन में। फिर हम देख लेते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इज द इन्फ्लामेशन और प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन। मतलब जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन रहता है वो क्या रहता है, बहुत लंबे टाइम, बहुत लंबे ड्यूरेशन तक उस बॉडी पार्ट में बना रहता है। एज अ टेस्ट लॉन्गर इज द इन्फ्लामेशन कॉज द एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड कॉजेज द सीरियस फंक्शनल प्रॉब्लम इन द कंपैरिजन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन की कंपैरिजन में यहाँ पे सीरियस फंक्शनल प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है। अब हम इसके कॉजेज देख लेते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स के कारण हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज सच एज ल्यूपस एरिथमेटस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इन सब के कारण यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। एन इन्फेक्शन इज द इन्वेजन ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी टिश्यू बाय डिसीज causing agent, their multiplication and the reaction of host tissue to the infectious agent and the toxins they reduce। जो इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में क्या होना, इन्वेजन होना, मतलब एंटर होना। फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में वो जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। इन्फेक्शन के हम टाइप्स देख लेते हैं, जिसमें हमारा होता है प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन, फोकल इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन होता है, नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन, ये हॉस्पिटल ओरिजिनेटेड इन्फेक्शन होता है। फिर है आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन होता है, एंडोजीनस इन्फेक्शन होता है, एक्सोजीनस इन्फेक्शन होता है और लेटेंट इन्फेक्शन होता है। हम यहाँ पे इन्फेक्शन की एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा, एन इन्फेक्शन इज द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट इज द टिश्यू ऑफ द होस्ट एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजो। इन्फेक्शन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री और उसका मल्टीप्लिकेशन होना हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर। जैसे कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं, होस्ट एजेंट कौन से हैं, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजो यहाँ पे हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है बी, ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग के ऊपर, जिसमें हम पहले देख लेते हैं ब्लड ग्रुपिंग, फिर हम क्रॉस मैचिंग देखेंगे। तो ब्लड ग्रुपिंग क्या है, द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ब्लड ग्रुप सिस्टम आर द ABO and RH सिस्टम, ABO and H एंटीजन। तो जो ब्लड ग्रुपिंग होता है उसमें हम दो प्रकार से ब्लड ग्रुप को डिवाइड करते हैं। एक होता है ABO सिस्टम होता है और एक होता है RH। तो ABO में
4 टाइप से हम ब्लड ग्रुप को डिवाइड करते हैं। RH में हम 2 टाइप्स में ब्लड ग्रुप को डिवाइड करते हैं। हम इसमें देख लेते हैं एंटी सीरा एडेड, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी और ब्लड ग्रुप। यहाँ पे एंटीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है, जिसमें जो भी एंटीजन प्रेजेंट होता है उसका ब्लड ग्रुप वही होता है। जैसे अगर एंटीजन दोनों अगर एब्सेंट है, मतलब एंटीजन ए और बी दोनों एब्सेंट है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ओ रहेगा। यहाँ पे सिर्फ हमारी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, किसी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है। फिर जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट रहता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें एंटीजन बी प्रेजेंट रहता है, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा द 2 मेन एंटीजन रिजल्ट इन द 4 ब्लड। इसमें रहेगा ब्लड ग्रुप में जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। फिर नेक्स्ट आ जाता है द एक्सप्रेशन ऑफ दिस एंटीजन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए एंड बी जीन्स। एक्सप्रेशन ऑफ ए एंड बी जीन्स अपेयर टू बी डिपेंड्स ऑन द एच जीन। फिर आ जाएगा एबीओ ग्रुपिंग टेक्निक्स। इसमें आ जाएगा देयर आर द 2 मेथड ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। इसकी 2 मेथड होती है ब्लड ग्रुपिंग की निकालने की। फर्स्ट होती है हमारी स्लाइड मेथड और सेकंड होती है हमारी ट्यूब मेथड। स्लाइड मेथड इजी मेथड होती है और जल्दी इसमें ब्लड ग्रुपिंग का हम पता लगा सकते हैं। जो स्लाइड मेथड इज़ द ईजियर टू परफॉर्म एंड टेक स्लाइड एंड मार्क इट एंटीजन ए, एंटीजन बी एंड एंटीजन ए बी। मतलब हम पहले इसमें क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे, फिर हम 3 एंटीजन को ले लेंगे, जिसमें एक बॉटल में क्या रहेगा, एंटीजन ए रहेगा, एक में एंटीजन बी रहेगा और एक में एंटीजन ए बी रहेगा। फिर क्या करेंगे, प्लेस 1 ड्रॉप ईच ऑफ द एंटीजन ए बी एंड एंटीजन बी सीरा ऑन द मार्क साइड। हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप लेंगे ब्लड की, हम 3 जगह पे उसको क्या करेंगे, उस स्लाइड के अंदर हम 3 जगह पे ड्रॉप रखेंगे, फिर तीनों में अलग अलग हम एंटीजन को मिलाएंगे वहाँ पे। तो एक ड्रॉप में जो हमने ब्लड की रखा था उसमें एंटीजन ए मिलाएंगे, सेकंड ड्रॉप में जो हमने ब्लड की रखा था वहाँ पे उसमें एंटीजन बी मिलाएंगे, और थर्ड ड्रॉप में हम एंटी ए बी मिलाएंगे वहाँ पे। फिर ऐड 1 ड्रॉप ऑफ द वॉस्ड 20% सस्पेंशन एंड रेड सेल ऑफ ईच एंटीसीरा एंड मिक्स वेल यूजिंग द एप्लीकेटर स्टिक एंड रॉक द स्लाइड्स। हमें क्या करना है, स्टिक्स होती हैं उनसे हमें क्या करना है, तीनों को अलग अलग स्टिक से हमें मिक्स करना है, और तीनों को मिक्स करने के बाद में अच्छे तरीके से हमें उनको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद में जो भी एंटीजन वाला जो रहेगा क्लॉट हो जाएगा, वो हमारा ब्लड ग्रुप वहाँ पे निकल के आ जाएगा। रीड द एग्लूटिनेशन माइक्रोस्कोपिक एंड आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप। तो हमें जो भी तीनों उसमें से ड्रॉप में से जो भी हमारी ड्रॉप में हमारा क्लॉट बना है उसको हमें माइक्रोस्कोपिक में देखना है, और उसमें एग्लूटिनेशन अगर हुआ है, वहाँ पे ब्लड क्लॉट हमारा हो गया है, तो वो हमारा वहाँ पे ब्लड ग्रुप हमारा डिसाइड हो जाएगा। अगर ए एंटीजन वाला क्लॉट हुआ है तो हमारा एंटीजन ए वहाँ पे हम डिसाइड करेंगे। फिर ट्यूब मेथड में क्या होता है, द ट्यूब मेथड इज़ मोर एक्यूरेट एंड रूटीनली फॉलोड द ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में ट्यूब मेथड का यूज़ किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग में क्या होता है, द डोनर ब्लड इज क्रॉस मैच्ड विथ द पेशेंट to confirm the comparatively before the blood transfusion. It is done irrespective the same blood group to exclude the presence of unexpected antibody। तो जो क्रॉस मैचिंग होती है ये हमको कब करनी होती है, जब हम ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। तो हम जब पेशेंट को ब्लड दिया जाता है तो उस टाइम में हम ब्लड बैंक में बोलते हैं कि हमें ब्लड ग्रुप, हमारा पेशेंट का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो हमें ओ पॉजिटिव वाला ब्लड चाहिए। अगर कोई डोनेट करता है तो उस टाइम में क्या करते हैं, जो हम पेशेंट को ब्लड देने वाले हैं उसको और हमारे पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है तो वो दोनों का क्रॉस मैचिंग करते हैं। फिर क्रॉस मैचिंग करने के बाद में अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, अगर उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो हमें उसमें पूरा हमें क्या करना है, मैच करना होता है, और मैच करने के बाद में हमें पेशेंट को बाद में हम ब्लड उसमें चढ़ाते हैं। फिर इट इज़ डन इनटू 2 स्टेप। जो ब्लड क्रॉस मैचिंग की स्टेप होती है वो 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। में 2 क्रॉस मैचिंग में फर्स्ट आ जाएगी मेजर क्रॉस मैचिंग होती है, और सेकंड आ जाती है माइनर क्रॉस मैचिंग होती है। मेजर क्रॉस मैचिंग में क्या आ जाती है, हेयर द डोनर रेड ब्लड सेल्स मैच्ड विद द पेशेंट सीरम। जो पेशेंट का सीरम है और जो डोनर का सीरम है दोनों को क्रॉस मैच किया जाता है। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ पेशेंट सीरम इज द लेबल्ड ट्यूब। मतलब जो पेशेंट का सीरम है उसको 2-3 ड्रॉप लेबल्ड ट्यूब में रखा जाता है। फिर टू एडेड द 1 ड्रॉप ऑफ 2 to 4% ऑफ डोनर रेड ब्लड सेल्स। फिर
2 से 4% हमें डोनर की रेड ब्लड सेल्स को उसमें मिक्स करना रहता है। फिर सस्पेंशन एंड 2 ड्रॉप ऑफ वेनम एल्ब्यूमिनियम। फिर आ जाएगा इंक्यूबेट 837 डिग्री सेल्सियस में, फिर 15 to 20 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट करते हैं। फिर जाएगा सेंट्रीफ्यूज इज 1000 RPM फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के लिए हमें सेंट्रीफ्यूज करना, मतलब उसको घुमाना होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन वाली मशीन में रखते हैं। फिर है जेंटल सस्पेंड द सेल बटन एंड ऑब्जर्व द एग्लूटिनेशन एंड हीमोडायलिसिस। फिर हमें वहाँ पे एग्लूटिनेशन और हीमोडायलिसिस को देखना है। अगर हीमोडायलिसिस होता है तो वो ब्लड हमारे पेशेंट के लिए सेफ नहीं है। फिर है कन्फर्म द नेगेटिव रिजल्ट अंडर द माइक्रोस्कोपी। हमें माइक्रोस्कोपी में नेगेटिव रिजल्ट को देखना है। अगर नेगेटिव रिजल्ट आया है तो हमारा ब्लड ग्रुप वहाँ पे सेफ है, पेशेंट को डोनेट करने के लिए वो ब्लड सेफ होगा। फिर हमारी नेक्स्ट आ जाएगी माइनर क्रॉस मैचिंग। इसमें क्या होता है, हेयर द डोनर सीरम इज मेच्ड विद द पेशेंट रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पे पेशेंट की रेड ब्लड सेल्स को डोनर के सीरम से यहाँ पे मैच किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, ऐड 2-3 ड्रॉप ऑफ डोनर सीरम। डोनर के सीरम को 2-3 ड्रॉप को हम रखते हैं, फिर जो एक ट्यूब में रखते हैं, फिर 1 ड्रॉप डालते हैं। 2 to 4 पेशेंट की रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, उसमें ड्रॉप डालते हैं। फिर इसको सस्पेंसन किया जाता है 2 ड्रॉप विनॉन एल्यूमिनियम के साथ में, फिर 37 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। फिर उसके बाद में हमें 2 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं 100 RPM में। फिर उसके बाद में हम इसमें एग्लूटिनेशन और हीमोडायलिसिस देखते हैं। फिर अगर इसका नेगेटिव रिजल्ट आता है तो हम इसमें माइक्रोस्कोपी में कंफर्म करते हैं। नेगेटिव रिजल्ट आता है तो हमारा वो ब्लड पेशेंट के लिए सेफ होता है। मतलब जो माइनर क्रॉस मैचिंग है और जो मेजर क्रॉस मैचिंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो मेजर क्रॉस मैचिंग में हम क्या लेते हैं, जो पेशेंट होता है उसकी रेड ब्लड सेल्स लेते हैं, और सीरम किसका लेते हैं, डोनर का लेते हैं। और मेजर में क्या रहता है, पेशेंट का हम सीरम लेते हैं और डोनर की रेड ब्लड सेल्स लेते हैं, और प्रोसेस हमारी सेम, आगे की प्रोसेस हमारी वही होती है। क्या क्या इशूज आते हैं ब्लड में वो हम देख लेते हैं। द ब्लड इज इशू फॉर द ट्रांसफ्यूजन ओनली देयर द नो एग्लूटिनेशन और हीमोडायलिसिस इन द बोथ मेजर एंड माइनर क्रॉस मैचिंग। हम दोनों क्रॉस मैचिंग में देखते हैं, मेजर और माइनर क्रॉस मैचिंग में अगर उसमें किसी प्रकार का एग्लूटिनेशन या फिर होता है, हीमोलाइसिस नहीं होता है, मतलब आरबीसी नहीं टूटती है और उसमें एग्लूटिनेशन मतलब नीचे नहीं जमता है, तो हमें उसमें उस टाइम में हम पेशेंट को ब्लड को डोनेट कर सकते हैं, ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रांसफ्यूज़न के बाद में भी हमें, या फिर ड्यूरिंग बिफोर ट्रांसफ्यूज़न में भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर किसी प्रकार की रिएक्शन होती है तो उस टाइम में हमें ट्रांसफ्यूज़न के टाइम में ब्लड को स्टॉप कर देना है। ब्लड को ट्रांसफ्यूज़न करने से पहले हमें कंसर्न फॉर्म मस्ट होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कंसर्न फॉर्म में साइन लेनी है। फिर ब्लड में क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं वो सब हमें बताना है। अगर पेशेंट को फीवर है तो हमें उस टाइम में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं करना है, ये सब हमें समझाना है पेशेंट को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया इसका मतलब क्या है, हेमी मतलब हाफ और प्लेजिया मतलब पैरालिसिस। तो क्या हम देख लेते हैं, हेमीप्लेजिया इज द कंडीशन वेयर देयर इज द पैरालिसिस ऑफ द 1/2 ऑफ द पेशेंट्स बॉडी। इसमें क्या होती है, जो बॉडी होती है पेशेंट्स की उसमें 1/2 मतलब एक साइड की बॉडी में क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। फिर इसमें आ जाएगा या तो लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा। फिर इज ए नोट दैट द हेमीप्लेजिया इज द नॉट हेमीपैरेसिस वेयर इन द 1/2 ऑफ द बॉडी इज वीकेंड बट नॉट पैरालाइज। हेमीप्लेजिया इज द मोर सेवरल देन हेमीपैरेसिस। जो हेमीप्लेजिया होती है वो ज़्यादा सीवियर होती है हेमीपैरेसिस से। फिर आ जाएगी हेमीप्लेजिया इज द टोटल पैरालिसिस ऑफ द आर्म, लेग एंड ट्रंक ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी। जो हेमीप्लेजिया होती है उसमें पैरालिसिस हो जाता है, किस साइड का होता है, 1 साइड का होता है, जिसमें आर्म होता है, लेग होता है, ट्रंक होता है और सेम साइड ऑफ द बॉडी, मतलब एक ही साइड की बॉडी में पैरालाइज हो जाए, आइदर लेफ्ट आइदर राइट। फिर आ जाएगी सेवियर एंड कंप्लीट लॉस ऑफ मोटर फंक्शन एंड 1 साइड ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, 1 साइड की जो मोटर फंक्शन होता है बॉडी का वो यहाँ पे कंप्लीटली लॉस हो जाता है। फिर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। फर्स्ट आ जाएगा वेरी ट्रिमेंडियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फिर जाएगा डिफ़िकल्ट विद गेट, मतलब यहाँ पे जो वॉकिंग पैटर्न है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर है डिफ़िकल्ट विद बैलेंस वाइल स्टैंडिंग ऑन वॉकिंग। यहाँ पे बैलेंस पेशेंट नहीं बना पाएगा, स्टैंडिंग मतलब खड़े होने में और बैठने में पेशेंट अपना जो बैलेंस रहेगा वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसका मेंटेन करना। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है हैविंग डिफ़िकल्टी विथ मोटर एक्टिविटी। वह मोटर एक्टिविटी भी 1 साइड की उसकी बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। फिर आ जाएगा इंक्रीजिंग स्टिफनेस ऑफ
मसल, फिर नेक्स्ट आ जाएगा मसल स्पाज्म हो जाएगा, फिर डिफ़िकल्टी विद स्पीच, मतलब बोलने में भी उसको डिफ़िकल्टी यहाँ पे होगी। डिफ़िकल्टी टू स्वॉलोइंग फूड, उसको फूड को स्वेलिंग करने में, निगलने में भी यहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी। शोल्डर पेन होगा। फिर हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट के कारण हो सकता है, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म एंड हेमरेज। फिर आ जाएगा हेड ट्रॉमा के कारण हो सकता है, हेमेटोमा के कारण, डायबिटिस मेलाइटिस के कारण भी हो सकता है। फिर आ जाएगा ब्रेन ट्यूमर, इन्फेक्शन, वेस्कुलाइटिस और मेनिंजाइटिस। ये सब इसके क्या हैं, कॉजेस हैं। देख लेते हैं वेस्कुलर कॉजेस क्या होते हैं। वेस्कुलर कॉजेस में आ जाता है थ्रम्बोटिक, एम्बोटिक और हेमरेजिक। ये तीन इसके वेस्कुलर कॉजेस होते हैं जिसके कारण हेमीप्लेजिया कॉज होता है। फिर आ जाएगा ट्रीटमेंट, हम देख लेते हैं इसका। इसके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आ जाएगा ब्लड थिनर टू रिड्यूस द कार्डियोवैस्कुलर ब्लॉकेज एंड डिक्रीज द चेंज ऑफ द फ्यूचर स्ट्रोक। इसमें फार्माकोलॉजिकल में ब्लड थिनर पेशेंट को दिया जाता है जो फ्यूचर स्ट्रोक को यहाँ पे प्रिवेंट कर सकता है या फिर ब्लॉकेज होने से बचाता है। फिर सर्जरी भी होती है, रिहेबिलिटेशन यूज़ किया जाता है। फिर है स्टैंडिंग बैलेंसिंग ट्रेनिंग, पेशेंट को बैलेंसिंग की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। गेट को प्रॉपर करने के लिए यहाँ पे ट्रेन किया जाता है पेशेंट को। थेरेपी भी सिखाई जाती है जैसे बेड पोजिशनिंग, सिटिंग, ट्रंक कंट्रोल, वॉकिंग, स्टेयर क्लम्पिंग और ADLS। ये सब पेशेंट को यहाँ पे फिजिकल बेसिक थेरेपी में सिखाया जाता है। फिर है रिहेबिलिटेशन, इसमें हम गोल देख लेते हैं। टू रिस्टोर लॉस एबिलिटी एज मच एज पॉसिबल। रिहेबिलिटेशन का गोल क्या होता है, जो एबिलिटी को उनने लॉस्ट किया है उसको रीस्टोर करना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। फिर जाएगा टू प्रिवेंट स्ट्रोक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जो स्ट्रोक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट करना। फिर है टू इम्प्रूव द पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना। फिर है टू एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट हाउ टू प्रिवेंट रिकरेंट स्ट्रोक। यहाँ पे हमें पेशेंट को एजुकेट भी करना है और उसके फैमिली मेम्बर को भी एजुकेट करना है कि वो किस तरीके से जो इसको प्रिवेंट करना है, स्ट्रोक को प्रिवेंट करना है और कैसे उसको अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना है। इस सब चीज़ों के लिए पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर को हमें एजुकेट करना है। इसका एम क्या क्या होता है, इम्प्रूव होता है लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना, बैलेंसिंग बनाना मतलब गेट उसका प्रॉपर करना, मूवमेंट मतलब जो मोटर एक्टिविटी है उसको वो कर पाए। फिर है कोऑर्डिनेशन, मतलब जो उसका बॉडी का कोऑर्डिनेशन है, मेंटल और फिजिकल, वो प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करके वॉक कर पाए, सिट कर पाए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक काउंसलिंग। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में 2018 में पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से लिंक से आप पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का बी नंबर का, उसमें आ जाएगी प्री नेटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस, इसके बारे में हमें बताना है। तो हम सबसे पहले प्री नेटल डायग्नोसिस देख लेते हैं। प्री नेटल डायग्नोसिस एम्प्लॉय अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू डिटरमाइन द हेल्थ एंड कंडीशन ऑफ अनबॉर्न फीटस। अनबॉर्न फीटस होते हैं, उसमें हम डायग्नोसिस निकाल लेते हैं। अगर कोई डायग्नोसिस वहाँ पे हो रही है तो हम पेरेंट्स को उस डायग्नोसिस के बारे में बताते हैं, उसकी टेस्टिंग करवाते हैं, क्या क्या परेशानी हो रही है वो सब हम यहाँ पे बताते हैं, उसको क्योर करने में हेल्प करते हैं। फिर पेरेंटल डायग्नोसिस हेल्प इन, किस किस चीज़ में पेरेंटल डायग्नोसिस हेल्प करती है वो हम देखेंगे। फर्स्ट आ जाएगा मैनेजिंग द रिमेनिंग वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जो रिमेनिंग वीक्स बचे हैं प्रेगनेंसी को उसको मैनेज करने में हेल्प करती है। फिर डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी, बर्थ डिफेक्ट्स अगर होते हैं तो इस टाइम में भी हमारी ये हेल्प करती है। फिर है प्लानिंग फॉर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन विद द बर्थ प्रोसेस, अगर बर्थ प्रोसेस के टाइम में किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन होता है उसकी भी प्लान करने में हेल्प करती है। फिर है प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम दैट मे अकर्स इन द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स। फिर आ जाएगी डिसाइडिंग वेदर द कंटिन्यू प्रेगनेंसी, फिर जो पेरेंट्स होते हैं उनको इस चीज़ के बारे में समझाते हैं, फिर वो इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो उनकी मर्जी होती है। फिर आ जाएगी फाइंडिंग कंडीशन दैट मे अफेक्ट द फ्यूचर प्रेगनेंसी, और फ्यूचर प्रेगनेंसी में जो कंडीशन अगर अराइज होंगी ऐसी कंडीशन तो उसको भी असेस करने में हेल्प करती है। फिर टेक्निक एम्प्लॉय फॉर द पेरेंटल डायग्नोसिस, क्या क्या टेक्निक यूज़ करते हैं पेरेंटल डायग्नोसिस को डायग्नोस करने के लिए। फर्स्ट आ जाएगी अल्ट्रासोनोग्राफी, सेकेंड आ जाएगी एमनियोसेंटेसिस, फिर नेक्स्ट आ जाएगी कोरोनिक बिलस सैम्पलिंग, फिर आ जाएगी कॉर्डोसेंटेसिस, फीटल ब्लड सेल इन मैटरनल ब्लड, फिर आ जाएगी ट्रिपल स्क्रैनिंग, फिर 7th आ जाएगा प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। फिर हम इसके टाइप्स देख लेते हैं पेरेंटल टेस्टिंग के, जिसमें फर्स्ट आ जाती स्क्रैनिंग टेस्टिंग होती है, फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग होती है, सेकंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग होती है, फिर आ जाएगी सेल फ्री फीटल DNA CF
डीएनए टेस्टिंग होती है। फिर हम देख लेते हैं रीज़न फॉर पेरेंटल टेस्टिंग के क्या क्या रीज़न होती है। फिर फर्स्ट आ जाएगा असेस रिस्क ऑफ जेनेटिक कंडीशन। अगर किसी प्रकार की जेनेटिक कंडीशन अगर पेरेंट्स में है तो उसको हम असेस करने में हेल्प करते हैं, जैसे अगर डाउन सिंड्रोम वगैरह, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब हमने इसमें असेस कर सकते हैं। फिर आ जाएगी डिटेक्ट कंजेनाइटल एनोमलीज, एग्जाम्पल स्पाइनो बाइफिडा, हार्ट डिफेक्ट। अगर किसी प्रकार के कंजेनाइटल एनोमलीज है तो उस टाइम में भी हम पेरेंटल काउंसलिंग में ये टेस्टिंग के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। इसमें जो कंजेनाइटल एनोमलीज होती है उसमें स्पाइना बाइफिटा आता है बर्थ डिफेक्ट में, और हार्ट डिफेक्ट आते हैं जैसे ASD, BSD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। थर्ड आ जाएगा मॉनिटरिंग फीटल ग्रोथ और वेलबिंग। इसमें हम फीटल की ग्रोथ को और उसकी वेलबिंग को असेस कर सकते हैं। फिर फोर्थ आ जाएगा प्लान फॉर पोटेंशियल मेडिकल इंटरवेंशन बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। अगर बर्थ के पहले और बर्थ के बाद में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे अराइज होता है तो हम उसमें मेडिकल इंटरवेंशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए हमारी ये नीटल टेस्टिंग और डायग्नोसिस यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ का सी, जिसमें हम डाउन सिंड्रोम हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने 2018 में पढ़ लिए हैं, तो मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। फिर हमारा आज का क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का डी, जीन थेरेपी। फिर हम देखते हैं जीन थेरेपी इज द इंसर्शन ऑफ जीन इनटू द इंडिविजुअल सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट द डिसीज एंड हेरिडिटरी डिसीज वेयर अ म्यूटेंट एलीज इन रिप्लेस विथ द फंक्शनल जीन। तो जो जीन थेरेपी होती है उसमें क्या होती है, इंसर्शन किया जाता है जीन का इंडिविजुअल सेल और टिश्यू के अंदर, और वहाँ पे क्या किया जाता है, डिसीज़ को ट्रीट किया जाता है। अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं। सोमेटिक जीन थेरेपी होती है और जर्मलाइन जीन थेरेपी होती है। फिर हम इसके अप्रोचेस देख लेते हैं। एक्स वीवो जीन थेरेपी होती है और इन वीवो मतलब बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर जीन थेरेपी दोनों प्रकार से हम करवा सकते हैं। फिर हम वेक्टर्स देख लेते हैं। इसमें 2 वेक्टर्स होते हैं, वायरल और नॉन वायरल। वायरल में आ जाएगा रेट्रोवायरस यूज़ करते हैं और नॉन वायरल में हम प्योर डीएनए यहाँ पे यूज़ करते हैं। हम जीन थेरेपी के मेथड्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी जीन थेरेपी में मेथड्स यूज़ की जाती है। फर्स्ट आ जाती है जीन गन, सेकंड आ जाएगी माइक्रो इंजेक्शन, फिर आ जाएगी डिटर्जेंट मिक्सचर, फिर आ जाएगी लिपोफैक्शन। फिर हम इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं जीन थेरेपी के, जिसमें फर्स्ट आ जाता है पोटेंशियल क्योर फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, फिर है लॉन्ग टर्म एंड पॉसिबल परमानेंट ट्रीटमेंट, फिर नेक्स्ट आ जाएगा टारगेट ट्रीटमेंट, हेल्प इंक्यूरेबल डिसीज़। फिर इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, हाई कॉस्ट की होती है, मतलब ज़्यादा पैसा लगता है तो हर कोई करवा नहीं सकता है। फिर है रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। फिर है असर्टेन लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट, एथिकल कंसर्न की भी वहाँ पे नीड होती है। फिर है नॉट ऑलवेज इफ़ेक्टिव, मतलब हर टाइम ही इफ़ेक्टिव नहीं होती है। फिर नेक्स्ट आ जाएगी पोटेंशियल फॉर अनइंटेंडेड चेंजेस। यहाँ पे हमारा ये फार्मा पैथोजेनेटिक्स का 2022 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन फिनिश हो गया है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी नोट्स चाहिए तो आप उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।